अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली। आज जरा बात करेंगे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से जो नाफिजुल अमल हो चुका है। गुज़िश्ता रोज़ का बड़ा फैसला आया। फैसले के चंद निकात हैं जो बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। एक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का इतलाक माजी से नहीं होगा। यकीनी तौर पर अगर माजी से नहीं होगा तो फिर जो मियाँ नवाज शरीफ वाले फैसले हैं उस पर भी इसका इतलाक नहीं होगा, तो वो सारे मामला वैसे ही चलेंगे। क्या हासिल उसूल होगा और किस तरह इस मामले को आगे जाकर देखा जाएगा, क्योंकि पीटीआई की जानिब से या दीगर जमातों की जानिब से इस फैसले को बड़ा प्रेस किया जा रहा है, तो यकीनी तौर पर एक बड़ा और तारीखी फैसला है। और इसमें दो चीज़ें हुई, एक पार्लियामेंट की बालादस्ती कि पार्लियामेंट बालादस्त है और कानून और इन तमाम फैसलों की हकदार है, और फिर उसके नाफिजुल अमल होने के तरीक़ाकार पर बात हुई। फिर उससे पहले हमने देखा कि सो मोटो एक्शन वाला मामला हुआ, उस पर भी बात हुई। अब ये सारी चीज़ें एक साथ हैं और फिर जो नैब के मामलात हैं जो ख़त्म किए गए थे वो फिर से शुरू हो गए, केसेस फिर से खुल गए। नवाज शरीफ साहब की वापसी होगी, नैब का सामना करना होगा, क्या होने जा रहा है और ये मामलात अब क्या रुख लेंगे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के इस फैसले के बाद, जिसमें वाज़े तौर पर कैटेगोरिकली ये कह दिया गया है कि इसका इतलाक माजी से नहीं होगा, यानी इसकी जो शिक 7 और 8 है उसको भी मुस्तरद किया गया है। तो इससे वाज़े हो गया कि इसका इतलाक नहीं होगा। इसके कानूनी पहलू क्या हैं, कानूनी पहलू के बाद इसके दूररस नताइज क्या आने वाले हैं, और जो सियासी लोग इस पर नजरें जमाए बैठे थे कि अगर इसका इतलाक होता है, इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर, इसकी शिकों पर तमाम चीज़ें नाफिजुल अमल हो जाती हैं, तो शायद कोई रिलीफ मिल सके, और वो रिलीफ की गुंजाइश तो अब लगता है कि बाकी नहीं रही। बैरिस्टर वकास अब्रेज साहब माहिर कानून है, हमारे साथ मौजूद हैं, और उनके साथ साथ हाफिज एहसान अहमद साहब माहिर कानून है, हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया जी दोनों हजरात का, दोनों सीनियर हजरात मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, नाफिजुल अमल हो गया पर माजी के फैसलों पर इसका इत्तलाक नहीं होगा। अशलान भाई, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि सोचा ना था ऐसे हो गया है, जैसे भी हुआ सबको वैसी ही मुबारक। देखें, बार कौंसिल का बड़ी देर से ये मुतालबा रहा था, चूंकि हमने गुज़िश्ता 15-16 साल के अंदर जो ये प्रैक्टिस देखी, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से जो सो मोटो जुरिस्डिक्शनल एक्सरसाइज की जाती थी, 184(3) का इख्तियार इस्तेमाल किया जाता था, और आप इससे भी पीछे आ, जैसे की दहाई से ये रूल्स बनाए गए, तो इस रूल्स के अंदर जो अनफेटर्ड, अनकंट्रोल, अनलिमिटेड पावर्स दी गई थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, उसमें हमने देखा डिफरेंट अदवार के अंदर कभी एस्टेब्लिशमेंट के हाथों यही जो है चीफ जस्टिस साहब से डिफरेंट बेंचेस भी बनवाए गए, अपनी मर्जी के फैसले भी करवाए गए, बट दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। और हमने फिर गुज़िश्ता 6 महीने के अंदर भी पाकिस्तान के अंदर जो प्रैक्टिस देखी कि चीफ जस्टिस साहब से इस्तदा भी की गई कि कहीं कहीं पे आप लार्जर बेंच बनाएं, कहीं पे फुल कोर्ट बेंच बनाएं, बट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट कि एक दफा भी जो जितने भी एप्लीकेंट्स थे उनकी एक भी इस्तदा के ऊपर कान न धरा गया, और अपनी मर्जी के बेंचेस बनाए गए और अपनी मर्जी के फिर फैसले भी करवाए गए। नैब ऑर्डिनेंस जो जिसको कालअदम करार दिया गया, वो भी एक बेंच था, जिसमें रिव्यू एंड जजमेंट को जो टर्न डाउन किया गया उस कानून के हवाले से, वो भी एक बेंच जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी मर्जी से बनाया। मैं ये समझता हूँ कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जस्टिस कादी फायद ईसा की तरफ से, ये बड़ा हेल्दी जेस्चर है, एंड वी नीड टू अप्रिशिएट माय दिस जेस्चर ऑन द पार्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। कि पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि कांस्टेबल से लेकर आईजी तक, एक दर्जा चहारम के मुलाजिम से लेकर 22वें ग्रेड के चीफ सेक्रेटरी तक, ये पीएम से प्राइम मिनिस्टर तक, किसी भी शख्स को इख्तियार दिया गया, इफ्तिहार दिया गया, इख्तिसार दिया गया, वो शायद उसके अंदर किसी चीज को डिल्यूट नहीं करना चाहता, डिवाइड नहीं करना चाहता, शेयर नहीं करता, अपनी पावर्स को डेडिकेट नहीं करना चाहता। लेकिन यहाँ पे जो ये कमेटी के बहुत सारी चीजें की गई, पार्लियामेंट की तरफ से ये कानून बनाया गया, और मैं ये समझता हूं कि ये बोनाफाइड इंटेंशन से बनाया गया, ये नहीं बनाया गया, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एडमिसिबल है आर्टिकल 191 को सामने रखते हुए कि पार्लियामेंट बिल्कुल इस नुक्ते के ऊपर कानून साजी कर सकती थी, और फिर उसके बाद कमेटी ही फैसला करेगी आइंदा आने वाले वक्त में कि कौन सी चीजों के अंदर जो है वो सो मोटो जुरिस्डिक्शनल एक्सरसाइज की जाएगी, कहाँ 184(3), और एट द सेम टाइम कौन से केसेस के अंदर कौन से बेंचेस तश्कील दिए जाएंगे। तो ये एक बड़ा हेल्दी जेस्चर है हमारे लीगल सिस्टम के लिए। कमिंग टू द सेकंड थिंग के इसका इतलाक जो माजी के हवाले से जो 8 साल से जो चीज डिसाइड की गई, वो ये चीज डिसाइड की गई कि चूंकि अपील के साथ ये भी चीज ऐड कर दी गई थी इस कानून के अंदर कि जो अपीलें सी 184(3) के अंदर जितने भी केसेस डिसाइड हुए थे, वो इसके कानून बनने के बाद जो है वो अपील फाइल कर सकते हैं, लेकिन उसमें 8 साल से ये फैसला आ चुका है, और एक चीज को इस प्रिंसिपल को होल्ड कर लिया गया है
कि जो इस कानून का इतलाक रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा बल्कि प्रोस्पेक्टिव होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि जो रेट्रोस्पेक्टिव का एक एलिमेंट था उसको डिस्पेल या स्ट्राइक डाउन कर दिया गया है, और ये कानून जिस वक़्त पार्लियामेंट ने बनाया था और कानून बनने से पहले स्टे ग्रांट कर दिया गया था। मेरे ख्याल में अप्रैल से लेके ऑनवर्ड जितनी भी केसेस जो हैं वो डिसाइड की हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आफ्टर द एनफोर्समेंट ऑफ दिस एक्ट, वो तमाम के तमाम केसेस के अंदर तो अपील का इख्तियार होगा। उससे प्रायर जितने भी केसेस डिसाइड हो चुके हैं उनके अंदर जो है अपील का दरवाजा उन तमाम एप्लीकेंट्स के लिए बंद कर दिया गया है। ठीक हो गया जी। हाफिज साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका सवाल क्या है? सर, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, माजी के फैसलों पर इतलाक नहीं होगा, काफ़ी सारी चीज़ों का रास्ता रुक गया। ये समझा जा रहा था कि माजी के मुख्तलिफ फैसले कि इसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब वाला मामला भी है तो उसका इतलाक नहीं होगा। फिर जो सो मोटो एक्शन लेने वाला मामला है वो भी अब पावर्स को तकसीम यानी शेयर करने की बात हो रही है। देखें, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है इस चीज के अंदर। एक ये है कि क्या जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर जो चीजें आई हैं वो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के लिए या पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है उसके लिए इम्पोर्टेंट थी? तो उसका जवाब ये है कि बिल्कुल वो इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब आर्टिकल 184(3) के अंदर चीजों को एक्सरसाइज जिस तरह अंदाज के अंदर किया गया और उसके बाद जो बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन बनी, फिर उसके बाद ये है कि जब चाहा केस को लगा दिया गया, जब चाहा उसको न लगाया, और कई कई माह जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो फर्स्ट हियरिंग है, एक रेगुलर लिटिगेंट है, उसके केसेस भी पेंडिंग रहते हैं। तो ये एक डिमांड थी जो मुसलसल आ रही थी हमारी बार एसोसिएशंस की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशंस की तरफ से, जस्टिस सेक्टर्स की तरफ से और पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट को ये चीजें रेगुलेट करनी चाहिए। अब उसके अंदर दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट ये है कि आर्टिकल 191 जो है वो पार्लियामेंट ने बनाया है, उसके अंदर ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स जो है उसके नीचे बनाए। अब 1973 से लेके 1980 तक सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स नहीं बनाए और अपने 1956 के रूल्स के नीचे वो काम करते रहे। अब जब 1980 के अंदर बनाया तो इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो चीफ जस्टिस को ना पावर देता है कि आप मास्टर ऑफ रोस्टर हैं, ना वो ये कहता है कि आप ही केसेस को फिक्स करें, और ना ही वो कहता है कि आपकी बेंच कॉम्पोजिशन आपका प्रेरोगेटिव है। जब आर्टिकल 176 को देखा जाए तो उसके अंदर क्लियरली लिखा गया है कि जो आपकी सुप्रीम कोर्ट होगी वो चीफ जस्टिस और जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट पे होगी। अब जब रूल्स बनाए गए तो इन ब्रदर जजेस जो थे उन्होंने अपनी बहुत सारे जो चीजें थी, इख्तियार था या उनका जो प्रेरोगेटिव था, उन्होंने उस वक्त के चीफ जस्टिस को सरेंडर किया कि जी अब आप बेंच भी आप बनाएं, केसेस भी आप लगाएं, अर्जेंट हियरिंग भी आप देखें और 184(3) के प्रोसेस को भी आप रेगुलेट करें। अच्छा, अगर मैं एक चीज आपसे जानना चाहूँ हाफिज साहब, माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, ये जो बेंच बनाने का इख्तियार है ये 1980 में नहीं था, यही कह रहे हैं आप? नहीं नहीं, 1980 के अंदर रूल्स के अंदर जो ऑर्डर 11 है सुप्रीम कोर्ट का, उसके अंदर ये बेंच का इख्तियार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बेंच बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस के पास नहीं। ओके ओके, इसीलिए अब बात कंटिन्यू कीजिएगा। इसीलिए आपने ये देखा है कि ये सारी चीजें जब चलती रही और इनका क्लाइमेक्स जो था वो स्टार्ट हुआ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर के अंदर। फिर ये उसके बाद जितने भी चीफ जस्टिस आए उन्होंने 184(3) का भी इस्तेमाल किया, पॉलिटिकल क्वेश्चंस को भी रिजॉल्व किया, और हमारे मुल्क के अंदर दो जो प्राइम मिनिस्टर थे वो भी 184(3) के अंदर गए, जो दुनिया में किसी जगह नहीं है। इसी तरह यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन को भी हाथ डाला गया, फिर रेकोडेक भी, आप बहुत सारे ऐसे केसेस थे। अब जब ये सारी चीजें डिमांड्स भी थी चीज, और इसमें एक और बहुत बड़ी डिमांड है, मेरा ख्याल है उसके भी एड्रेस की तरफ जाना चाहेगा, वो है ट्रांसपेरेंट एलिवेशन टू द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। ये भी हमारी बार एसोसिएशंस की डिमांड थी कि जिस तरह आप प्रोसेस करते हैं इसको आप स्ट्रीमलाइन करें। अब हुआ ये कि जब पिछले एक साल के अंदर आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म आया और चीफ जस्टिस भी आया, तो उसके अंदर वैक्यूम तो था। अब ये 8 सेक्शंस जो हैं वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर आए गए, जिसके अंदर 184(3) पे भी आया, कमेटीज पे भी बात आई, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ है तो 5 मेंबर्स पे बात आई। फिर आपने उसके अंदर ये कहा कि अगर राइट ऑफ अपील भी है तो आपको वो 14 दिन के अंदर अगर अपील फाइल होती तो आपको सुनना चाहिए। इस तरह अर्जेंट हियरिंग के लिए 14 दिन आए, फिर ओवरराइडिंग इफेक्ट आया, फिर चॉइस ऑफ काउंसिल भी आया कि आप अपील के अंदर जाके ये रिव्यू के अंदर जो है वो अपने काउंसिल को चेंज भी कर सकते हैं।
ये सारी चीजें जो थी, लेकिन प्रॉब्लम ये इसके अंदर आई कि जब ये लॉ पास किया गया पार्लियामेंट ने, पहले 29-30 को सेनेट और नेशनल असेंबली ने किया, लेकिन प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 75 के नीचे उसको रिटर्न किया। फिर जॉइंट सेशन 10 अप्रैल को हुआ, उसके अंदर पार्लियामेंट ने दोबारा पास किया और लॉ ये कहता है कि अगर प्रेसिडेंट 10 दिन के अंदर उसको दोबारा साइन नहीं करता तो ऑटोमेटिकली लॉ बन जाता है। इस दौरान कुछ पिटीशंस आई और 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने प्रोस्पेक्टिवली जो है इस लॉ के ऑपरेशन को सस्पेंड किया। उसके बाद इसकी 3 मई को हियरिंग हुई और उसके बाद नहीं हुई। लेकिन जो सबसे पहला नोट आया वो इन्हीं चीफ जस्टिस हैं जो मौजूदा हैं, उन्होंने कहा जी कि आप इसे इंडेफिनिट के लिए आप सस्पेंड न करें, लेजिस्लेशन को इस तरह नहीं किया जा सकता, आप इसके हियरिंग करें। अच्छा, उसके बाद वो किसी बेंच का हिस्सा भी नहीं बने, ऐसा ही है ना हाफिज साहब? फिर उसके बाद वो किसी बेंच का हिस्सा भी। चले एक छोटा सा ब्रेक हाफिज साहब, बहुत अच्छी डिटेल डिस्कशन है, बल्कि काफ़ी चीज़ें समझ भी आ रही हैं खुलकर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो बात को यहीं से शुरू करते हैं। वेलकम बैक जी। और हाफिज एहसान साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, और बैरिस्टर वकास अब्रेज साहब, दोनों इस बात को हमें ज़रा समझा भी रहे हैं और जो सुनने वाले हैं उनके लिए ज़रा सहल और आसान है कि इस जो फैसला आया है इससे क्या जहतें खुली हैं, क्या कानूनी नए पहलू हैं और कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनका रास्ता रुका है। जी हाफिज साहब, आप कुछ कह रहे थे, मैं चाहूँगा ज़रा अपनी बात भी कंप्लीट करें। अगर आप इसको कंपैरेटिव देखें तो जब ये 13 अप्रैल को इस ऑर्डर बिल को सस्पेंड किया गया तो आप उस जजेस की कॉम्पोजिशन को देखें कि उस वक्त के चीफ जस्टिस थे और साथ उनके और लोग थे जो 8 थे। अब जब नए चीफ जस्टिस साहब आए तो उन्होंने पहले ही काम ये किया कि फुल कोर्ट की एक मीटिंग की जो हमारी 2019 के नहीं हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उसके अंदर एक फैसला ये हुआ कि इस केस को फुल कोर्ट में सुना जाए और दूसरा फैसला ये हुआ कि इस केस को जो है वो नेशनल जो हमारे मीडिया है उसके ऊपर इसको दिखाया जाए और पीटीवी को कहा गया कि आप इसकी ट्रांसमिशन दिखाएं ताकि लोगों को प्रोसीडिंग्स का भी पता चले और जो डिबेट्स या डिस्कशन या ऑब्जर्वेशंस आती हैं उसका भी पता चले। अब जब ये दोनों चीजें सेटल्ड हुई तो 18 तारीख को इस पे हियरिंग हुई और उसके ऊपर आपने देखा कि ऑब्जर्वेशंस आई। अब दो चीजें इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ये है कि क्या आर्टिकल 191 के नीचे पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेट कर सकती है? तो बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन भी पार्लियामेंट बना सकती है, अमेंड भी कर सकती है यानी कि उस कॉन्स्टिट्यूशन को। दूसरा ये है कि लॉ का था, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के लिए पार्लियामेंट ने 1973 से लेके 2023 तक बनाया नहीं था, तो इसलिए समझा जा रहा था कि शायद पार्लियामेंट कर नहीं सकती। लेकिन उसके अंदर ये था कि जो एंट्री 55 जिसका शेड्यूल 4 के अंदर जिक्र है वो उस हद तक था कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को कन्फर्मेंट करें या एनलार्ज करें तो पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है। और दूसरा ये है, इसके अंदर ये आया कि ये जो लेजिस्लेशन आई है ना इससे इंट्रूजन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी आई है, ना जो हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक कॉन्सेप्ट है सेपरेशन ऑफ पावर उस चीज के अंदर है। ये बुनियादी दो चीजें थी। दूसरी साइड पे जो आर्गुमेंट था वो ये था कि जी बात तो बिल्कुल ठीक है कि ये चीजें अच्छी हैं, लेकिन इसको 2/3 मेजॉरिटी की तरफ जाना चाहिए या ये सुप्रीम कोर्ट को खुद इख्तियार दे देना चाहिए। अब इस सारी एक्सरसाइज के अंदर है, जब 184(3) के अंदर जाएंगे तो फंडामेंटल राइट्स के नीचे आप जाते हैं या पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर जाएं तो दो चीजें हैं। अब ये जो पिटीशंस थी इसके अंदर किसी भी फंडामेंटल राइट्स की वायलेशंस नहीं थी। ये सारे का सारा मामला जो था या पार्लियामेंट का था या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का था। इसीलिए जब 15 जजेस बैठ गए और उन्होंने दो फैसले कर दिए। एक उन्होंने फैसला ये किया कि 10-5 से इन्होंने सारी जो पिटीशन को डिस्कस किया और ये कहा कि ये सारी चीजें जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की फेयर ट्रांसपेरेंट प्रोसीडिंग्स के लिए भी अच्छी हैं और इसका क्रेडिट जो है वो हमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को देना चाहिए कि जो उन्होंने फ्रॉम डे 1 ये ऑब्जर्वेशंस दी कि मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिक्टेटरशिप नहीं चाहता, मैं कलेक्टिव विजडम पे बिलीव रखता हूं। बिल्कुल, मैं पावर्स को शेयर करना चाहता हूं। ये बहुत बड़ी बात है कि मेरा ख्याल है तारीख में वकास अब्रेज साहब ऐसा हमने तो नहीं देखा कि पावर्स को शेयर किया जाए, अपना सो मोटो जिसका हक था वो छोड़ा जाए और कहा जाए कि नहीं जी कमेटियां भी फैसला कर सकती हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। उसकी असलान 2 वजह, एक वजह ये थी कि वो उसकी 2 वजह थी। एक वजह ये थी कि एक तो पब्लिक प्रेशर भी था, लॉयर्स का भी प्रेशर था कि आप चूंकि काजी साहब पिछले 3-4 साल से आप सीनियरिटी के अंदर जो है वो पहले 5 जजेस में शामिल थे, लेकिन किसी भी चीज का प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनाया गया था, ना एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और ना ही इन बेंचेस के अंदर। तो जब आप उस सिस्टम के अंदर हो तो फिर आप ज्यादा उसको विजुअलाइज कर सकते हैं कि जो चीफ जस्टिस की डिस्क्रिप्शन है वो किस तरह इस्तेमाल की जा रही है। ठीक, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक होगी। जी वकास साहब कुछ कहना चाह रहे हैं?
जी, मैं शान साहब यही चीज़ आपके गोशगुज़ार करना चाह रहा था कि हमने प्रिमिटिव टाइम्स के अंदर, एंशिएंट सोसाइटी के अंदर भी देखा कि जहाँ पे भी लोगों को एब्सोल्यूट पावर्स दे दी गई और लोगों ने वो पावर्स को आगे फर्दर शेयर नहीं किया, डिल्यूट नहीं किया या डेलीगेट नहीं किया। हमने जो है यूके की जो एंशिएंट सोसाइटी थी उसके अंदर देखा तो उसका नतीजा क्या है? उसका नतीजा तबाही और बर्बादी निकलता है और पाकिस्तान के अंदर भी ये जो अनकंट्रोल, अनलिमिटेड या अनफेडरेड पावर थी और जो 80 की दिहाई के ये रूल्स चलते आ रहे हैं, जिसमें मास्टर ऑफ रोस्टम, चीफ जस्टिस बतौर ये सारी चीज़ें डिसाइड करते थे और हाल ही के अंदर हमने इसकी वर्स्ट फीचर पाकिस्तान के अंदर देखी जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने जो सीनियर जजेस को इग्नोर करते हुए अपनी मर्जी के बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट किए और फिर उससे ये हुआ कि ना सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बल्कि तमाम सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जजेस की पगड़ी को शिमले को दागदार करते हुए हमें ये अच्छा, मीडिया एक चीज़ नज़र आई, वकास, अगर मैं हमारी सियासी आपसे इसी में पार्टीज़ ऐड अप नज़र आई। थोड़ा सा वकास, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस वहीद ने एक्ट की मुखालिफत की है और इनमें से ज़्यादातर लोग बेंचेस का हिस्सा भी रहे हैं। देखें ये 10-5 इसलिए से फैसला दिया गया जिन्होंने इसके बरक्स कोई बात की उन्होंने यही बात की होगी कि पार्लियामान के पास ये इख्तियार नहीं है और आर्टिकल 191 के अंदर जो पार्लियामेंट ने अगर कानून साजी की है तो ये सुप्रीम कोर्ट की डोमेन थी, सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर रूल्स बना सकती थी। मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट भी इसके ऊपर रूल्स बना सकती थी और पार्लियामेंट ने अगर इसके ऊपर कानून साजी की है, प्रोसेस को रेगुलेट करने की कोशिश की है, बोनाफाइड इंटेंशन के साथ किया है, तो सुप्रीम कोर्ट के 10 जजेस ने इसको एप्रिशिएट किया है, एडमायर किया और कहा है कि हमारे लिए ये काबिल कबूल है, एडमिसिबल है, एक्सेप्टेबल है। और मैं भी बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ ये समझता हूँ कि बिल्कुल पार्लियामेंट जो है इसके ऊपर कानून साजी कर सकती थी, क्योंकि वकला की जो पटिशन थी उसके अंदर तो यही कहा गया था कि बिल्कुल पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार नहीं है और सुप्रीम कोर्ट अपनी डोमेन के अंदर, अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर खुद कानून साजी करे। मैं ये समझता हूँ कि ये कल की हमने एक नई बहस सुनी और मैं मेरे ख्याल में आधी दर्जन के करीब हम प्रोग्राम भी इसके ऊपर कर चुके हैं, सीधा सिर्फ गुफ्तगू भी की कि पार्लियामेंट जो है कल की सुप्रीम हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो शायद सेकेंडरी इंपोर्टेंस गेन कर चुकी है कॉन्स्टिट्यूशन के। बिल्कुल इस तरह नहीं है। हमारे मुल्क के अंदर ना पार्लियामेंट सुप्रीम है, ना सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। हमारे मुल्क के अंदर जो चीज सुप्रीम है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। सही, पार्लियामेंट कैन नॉट ठीक, गो बियॉन्ड द जुरिसडिक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हाँ स्टेट एट द ठीक है, सेम टाइम। सुप्रीम कोर्ट ये ऑफ बहस नहीं पाकिस्तान है। के जो मोअज़्ज़ज़ जजेस हैं इस्लाम, they cannot even put a single full stop, single comma in the constitution of the पाकिस्तान। तो मैं ही समझता हूँ जो सुप्रीम चीज है पाकिस्तान के अंदर वो पाकिस्तान का आइन है, वो एग्जीक्यूटिव के लिए भी है, अच्छा लेमैन के चले, लिए भी, मैं एक जरा प्राइम एक मिनिस्टर चीज के और लिए, एक चीफ देखें जस्टिस के लिए। वकास, इस पे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पर तो हो गई हमने काफी डिटेल आपकी बात। अब ये बताएं, जिस तरह नैब के कवानीन और नैब में अमेंडमेंट हुई वो भी रुक गई, तो क्या कुछ उस पर भी असर होने जा रहा है? देखिए बिल्कुल हो सकता है, चूंकि उस वक्त भी जो है ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो था वो एग्जिस्ट करता था और उसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जाते जाते अपनी तरफ से एक सिक्सर मारने की कोशिश की कि मैं जो है अगर इसका फैसला ना किया तो तारीख हमें जो है बुरे अल्फाज से, एडवर्स वर्ड से याद करेगी, लिहाजा शार्ट और एक स्वीट ऑर्डर दे दिया गया और जो पीछे की 3 नैब की अमेंडमेंट्स की गई थी उनको ठीक, उड़ा के रख दिया गया। मैं ये सही। अच्छा, समझता हूँ कि चूंकि वक्त की जुडिशरी के कमी है, मैं अंदर ये चाहूंगा सारी चीज। वकास, मैं हाफिज साहब का भी इस पे व्यू जी हाफिज साहब, क्या अब नैब के हवाले से जो रोकथाम हुई, उसके जो तरमीम हुई, उस पर भी कोई असर पड़ सकता है? देखिए उसके ऊपर चीज ये है, जो पहले आपका सवाल था वो ये था कि क्या इसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होना चाहिए या हुआ था, या हम्म, सुप्रीम उसको क्लैरिफाई किस तरह की है। तो चीज ये है कि लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बड़ा ये वाज़ेह इस चीज के अंदर है कि अगर आपको कोई अपील या रेमेडी प्रोवाइड कर दी जाए और आप एग्जॉस्ट कर लें तो वो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शंस बन जाती है और उसके ऊपर नहीं आ सकता। ये जो इफेक्ट दिया जा रहा था वो उन चीजों के अंदर दिया जा रहा था कि अगर आपका 184(3) का आपके खिलाफ कोई केस हुआ है और उस केस की अब जो रेमेडी है वो आपकी आर्टिकल 188 के अंदर आपने फाइल ठीक, की हुई है, चूंकि यही हमारे पास एक अवेलेबल ऑप्शन होता था, तो अगर वो केस डिसाइड नहीं हुआ तो उसको सेक्शन 5 का बेनिफिट मिलना था। क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ये नंबर 1 तो ये केस ही नहीं फिक्स करते, नंबर 2 अगर ये केस फिक्स कर देते हैं तो अगर लीव टू अपील वाली स्टेज भी जाती है तो उसके बाद उनको जब कन्वर्ट किया जाता है अपील स्टेज के ऊपर तो साला साल वो केस वो भी नहीं लगते उस चीज के अंदर। बिल्कुल और ऐसे ही है। फिर ये केस को डिसाइड कर दिया जाए तो फिर अगर आपने रिव्यू भी फाइल करना है तो कई कई टाइम उस पर लग जाता था। और स्पेशली जो 184(3) के जो रिव्यूज थे वो तो कई कई आपने देखा कि धरने का केस जो है 2018 में जजमेंट आई, 23 तक नहीं लगा।
उसके बाद आप रेकोडक का देख लें किस हद तक गया। इसी तरह प्राइवेटाइजेशन के अंदर पाकिस्तान स्टील मिल का था, 2006 का था, 2013 के अंदर जाके आपने उसका रिव्यू डिसाइड किया। तो ये वो था कि अगर आपका 184(3) के अंदर फैसला हो चुका है और रिव्यू आपकी रेमेडी आपने अवेल कर ली हुई है और उसका फैसला नहीं हुआ, तो सेक्शन 5 उस पर अप्लाई करता था। ठीक है। लेकिन अच्छा हाफिज साहब, चूंकि वक्त की मेरे पास थोड़ी सी कमी, माजरत के साथ, वरना ये मैं प्रोग्राम इंशाल्लाह चलें आप लोगों को एक दिन जहमत और देते हैं, ज़रा इसको डिटेल आगे लेके जाते हैं। मैंने चूंकि नैब केसेस के हवाले से भी बात करी थी, वक्त की कमी रहती है तो बस पूरी बात हो नहीं पाई, वरना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से उसके तमाम तर महरिकात, उसके क्या पहलू हैं, कानूनी पहलू, दोनों सीनियर हजरात ने उस पर बात की। वकास अब्रेज साहब बहुत शुक्रिया, हाफिज एहसान साहब का भी बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे और ब्रेक के बाद बात होगी पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से। वेलकम बैक जी, जैसे कि मैंने कहा था, जरा वापस आएंगे और बात करेंगे पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से। रवां साल पाकिस्तान का माली खसारे का हदफ 1137 अरब से ज़्यादा होने का तखमीना लगाया गया है। 1 अक्टूबर से घरेलू और दीगर सारिफिन के लिए गैस महंगी होने जा रही है। ये कुछ 200% के करीब गैस महंगी होने जा रही है। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला तो जारी है, लेकिन बहुत बड़ी रुकावट शायद अभी आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। यूटिलिटी स्टोर समेत हुकूमती मलकियती इदारों को लीज पर या फरोख्त करने का मुतालबा किया जा रहा है। IMF की जानिब से तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स हद बराबर की जाए, ये आलमी बैंक कह रहे। इन्हीं चीज़ों पर ज़रा बात करेंगे। जफ़र मोती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मैशत हैं, बहुत बेहतर तरीके से मैशत को जानते हैं। जफ़र साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जफ़र साहब, सबसे पहले तो सर ये जो खसारे हैं हमारे, ये पता नहीं कब कम होने हैं। एक तो हम सर्कुलर डेट से नहीं निकले, फिर हम करंट अकाउंट डेफिसिट से नहीं निकलते, बजटरी डेफिसिट अलग हैं। अब हमारा माली खसारा, उसका हदफ 1137 अरब होने जा रहा है। क्या असरात पड़ेंगे हमारी इस वैसे ही मुश्किल हालात में इकॉनमी है? देखिए, असरात तो बहुत बुरे होंगे और जो आपने फिगर्स दिए हैं वो फिगर्स बिल्कुल सही है कि ये सब गैस की भी प्राइस बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की भी बढ़ा रहे हैं। जो मसले हैं वो ये हैं कि हमारा गैप जो है ना, वो पुराना एक जोक नहीं है कि कमाई 18 की और खर्चा रुपए का। ये बिल्कुल हमारे मुल्क पर परफेक्टली फिट होता है कि भाई हमारे खर्चे आज से नहीं, हमारे खर्चे हमेशा रुपया रहा है पिछले 30-40 साल से, और हमारी कमाई हमेशा 18 ही रही है। और ये गैप आहिस्ता 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 बढ़ता गया है। पहले छोटी इकोनॉमी थी, 12 बिलियन US डॉलर का, तो 4 बिलियन टैक्स में आ जाते थे, 4 बिलियन की रेमिटेंस हो जाती थी और 4 बिलियन जो हमें एक्सपोर्ट हर किस्म की चीजें कर देते थे उससे हो जाता था। अब पॉपुलेशन 25 करोड़ से ऊपर तजावज कर गई है और मुल्क बहुत छोटा सा है और मुल्क के जमीन में अब फूड सिक्योरिटी भी नहीं रही है और जमीन के नीचे भी कुछ ज्यादा खुशियां नहीं है पाकिस्तान के लिए। तो वो जो गैप है, और प्लस इंटरेस्ट रेट, क्योंकि देखिए जो भी आपको अभी दे रहा है इंटरेस्ट पर, वो अब वो इंटरनेशनल प्राइसिंग के ऊपर इंटरेस्ट रेट पर दे रहा है। पहले तो कुछ ग्रांट्स भी मिलती थी पाकिस्तान को, कोई चीजें भी आती थी जैसे मुशर्रफ के टाइम पर अमेरिका हमें बड़ा हेल्प कर रहा था जब हम वॉर ऑन टेरर में फ्रंट लाइन वो थे वॉरियर्स लेकिन अब जो है ऐसी कोई चीज नहीं आ रही है। इवन चाइना भी जो आपको दे रहा है इमदाद, उसकी इंटरेस्ट रेट का खाली आप तखमीना लगाएंगे तो आपके हाथ पांव खुल जाएंगे, रात को नींद नहीं आएगी। तो ये सब चीजें देखते हुए आप यूरो बॉन्ड को देख लो, आप जो हमारे इंटरेस्ट रेट हम लोगों को हार्ड करेंसी भरना चाह रहे हैं उसको देख लो, फिर जो किस्तें हमको देनी है IMF वाली, उसके खाली कर्जे के सूद के ऊपर इतना ज्यादा करना पड़ रहा है। फिर आप देखिए कि यहाँ पर जो बैंकों का सूद इतना बढ़ा दिया है कि लोगों ने काम करना छोड़कर फिक्सिंग में कर गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये एक्सपेंडिचर्स पाकिस्तानी गवर्नमेंट कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं लगाएगी, सिर्फ रोज के रोज खर्चे के लिए ये इतनी बड़ी रकम ट्रिलियंस ऑफ रुपीस में उठा रही है ओपन मार्केट से। अच्छा जफर साहब, आपने पूरे डिटेल बता दिया, एक हमें पूरी पिक्चर। सर स्टॉक मार्केट, आपकी एक्सपर्टीज भी हैं, स्टॉक मार्केट में वॉल्यूम्स उस तरह नहीं है जिस तरह से इस वक्त वहाँ पर बिजनेस कभी 5300,000 पे इंडेक्स जा रहा है, कभी 45 पे जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम्स उस तरह दिखाई नहीं दे रहे। इसकी क्या वजह है? देखिए, वॉल्यूम इसलिए खत्म हो गए हैं कि पहले हमारे मार्केट में कंटिन्यूस फंडिंग सिस्टम था, उससे पहले बदला था, जिसमें जो छोटा इन्वेस्टर था उसको भी कोई लेवल पर आकर उसको थोड़ा सा क्रेडिट लाइन देता था। बैंकें भी देती थी, बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस देते थे जिनका काम क्रेडिट देना होता था।
वो इन्होंने बंद कर दिया जब 2008 का पूरी दुनिया में मेल्टडाउन हुआ। तो उसकी वजह से वो ऐसी बात भी आप कराची में तो नहीं है कि जैसे आपका बहुत बड़ा रोड हो कोई इस्लामाबाद का, एक एक्सीडेंट हो और आप इस्लामाबाद का वो मेन रोड ही बंद कर दें, जैसे ब्लू एरिया का आपने बंद कर दिया। ये जवाब नहीं होता है। आप उधर आप कैमरे ज्यादा लगा लें, उधर आप सिक्योरिटी बढ़ा दें, स्पीड लिमिट देख लें, ज्यादा चालान करने लगे तो खुद ब खुद सही हो जाता है। मैंने कई मरतबा इनको कहा कि भाई यूआईन नंबर हमारा यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है पर इन्वेस्टर, पर स्टॉक के ब्रोकरेज के अंदर जो होता है, उसे आप लिंक कर दो कि इतना अगर काम कर रहा है तो उसको इतना क्रेडिट मिलेगा, इससे बड़ा काम करेगा तो इस पर इतने परसेंटेज पर क्रेडिट मिलेगा। यानी कहीं पर 20% आपने रख लिया, कहीं पर आपने 30% रख लिया, बहुत बड़ा काम करने वाले का 50% मार्जिन आपने इन कर लिया, लेकिन कोई सुनता तो है नहीं। अब वो रोड बंद हुआ तो प्राइस डिस्कवरी और मार्केट में डेप्थ खत्म हो गई। तो आपको यकीन नहीं आएगा, मुशर्रफ के टाइम में हमारे ओजीडीसी बहुत बड़ी स्क्रिप्ट होती थी जो 2 से 3 पाई फर्क में आप 10 लाख शेयर खरीद लो या 10 लाख शेयर खरीद दो। अब वो आपको वो वॉल्यूम्स कभी नजर नहीं आएंगे। बिल्कुल सही। ब्लू चिप नहीं रहे सर, उनकी प्राइस बिल्कुल डिक्रीज की तरफ है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बड़ा कम है, डे बाय डे जिसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं वो उसका रुझान बढ़ गया है। और सर डॉलर कंट्रोल उस तरह से नहीं हो पा रहा। हमें इसकी एक्चुअल हमें लगता है कि अब वैल्यू जो हम सुन भी रहे हैं तमाम इकोनॉमिस्ट से कि 250 पे है, तो क्या एक्चुअल वैल्यू आपको भी लगता है कि इसकी 250 ही होनी चाहिए रुपए के मुकाबले में? देखिए, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ये सख्तियां कंटिन्यू कब तक हैं और ये इसमें आउटकम क्या आ रहा है। देखिए, कुछ तो गवर्नमेंट ने दिखाया है, शो किया है कि कहीं ना कोई इसमें गेम खेल रहा था, और वो जो गेम है वो प्रूवन इस तरह भी है कि खुद स्टेट बैंक ने कहा कि हमने 8 बैंकरों को पकड़ा है, 8 बैंक्स को पकड़ा है जो मैनिपुलेशन में लगे हुए थे। अब जब आपके नाक के नीचे, स्टेट बैंक के नाक के नीचे इतना बड़ा गेम हो रहा है, तो आप उनको टास्क पर अभी तक ले नहीं गए, उनकी कोई सजाएं नहीं हुई हैं, उनको आप जब ऐसी ही गेम कर रहे थे तो आपको उसी टाइम में हाथ डाल देना था। अब हाथ डाल दिया है, अब ये है कि ऑल थिंग्स स्टैंड स्टिल पर आ गए। ना बायर अपना छोटी मोटी बाइक के लिए इंडस्ट्री लगाने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए वो जा रहा है, ना सेलर मार्केट में आ रहा है कि भाई मैं सेल करना चाह रहा हूँ, मेरी ये रकम है और मुझे इतने पैसे मिलना है। तो ये 275 रुपए तक भी पहुंच जाए और फिर यहाँ पर भी स्टेबल हो जाए तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात। कॉस्ट इफेक्टिवनेस जफर साहब है नहीं, और हम अपनी प्रोडक्शन को मार्केट करते हैं जब किसी भी प्रोडक्ट या कमोडिटी को, तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखते हैं सबसे पहले। मार्केट में आपके पास चाइना खड़ा है, दीगर ममालिक हैं जिनकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी है। हमारे यहाँ बिजली महंगी, गैस महंगी। क्या हम मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन के लिए तैयार हैं अपनी कमोडिटीज़ के साथ? बिल्कुल तैयार नहीं है, सवाल नहीं है। खुद उन्होंने, जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स हैं टेक्सटाइल के, उन्होंने मुझे मामूली सा फॉर्मूला बताया कि भाई हमारी जो टी शर्ट, इनको अब हर टी शर्ट को पोलो टी शर्ट बोलते हैं, हमारी जो पोलो टी शर्ट है वो हमारे यहाँ पड़ रही है $1.42 की, वही बांग्लादेश में पड़ती है सिर्फ 97 सेंट्स। तो आप कहाँ से आप कम्पीट करेंगे? आपके यहाँ अगर लेबर सस्ती है तो बाकी सब चीजें महंगी हैं, वहाँ लेबर महंगी है चाइना में, लेकिन बाकी सब चीजें सस्ती हैं। कौन कौन सा आप देखो, वो तो बांग्लादेश तो इंपोर्ट करता है कॉटन, हमारी तो खुद की कॉटन है, फिर भी ये हाल है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। जफर मोती साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर मईशत। तमाम डिटेल पर बात हुई है। इस वक्त जो हमारा इंटरेस्ट रेट है 22% के करीब है, क्यों है, क्या उससे इन्फ्लेशन पे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये तो बड़े दूर की बात है। हम तो बहुत अरसे से सुन रहे हैं, जब मुसलसल ये 5-6% पर था तब से बढ़ना शुरू हुआ तो हमने बात की कि इन्फ्लेशन रुकेगी या नहीं रुकेगी। ये बढ़ता गया, इन्फ्लेशन बढ़ती गई। तो हमारे यहाँ कोई और फार्मूला अपनाने की ज़रूरत है। अब जो मईशत के हवाले से सोच रखते हैं और गवर्नमेंट के इदारों पर बैठे हैं, मिनिस्टर्स बैठे हैं या गवर्नमेंट थिंक टैंक्स हैं जो मईशत को देखते हैं, उन्हें अब कोई बेहतर और कंक्रीट जो इकोनॉमिक प्लान्स हैं उसके साथ, या फिर कुछ प्रॉपर पॉलिसी जिसको इम्प्लीमेंट करके 5 साल के लिए छोड़ा जाए, उसके साथ आगे बढ़ना होगा। बहुत शुक्रिया, अब तक के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर होती है आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखिए।